नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हमने अब तक पढ़ा है उससे संबंधित एमसीक्यूज़ के बारे में मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक जितने एडीओ एग्ज़ाम हुए जैसे 2012 में 2017 में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित वो भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। उसके साथ साथ जो लेटेस्ट डेटा के साथ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मतलब हमारे द्वारा बहुत सारे और क्वेश्चन रेडी किए हैं, तो लगभग 70 एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि योजना से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप घर बैठे एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, और आप अलग से पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका का क्लास लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1799 में अभी ऑफर चल रहा है। कंप्लीट पैकेज आप हमारे एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च करके ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये कोर्स आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि लेट हो गए हैं। आप जब पढ़ना चाहते हैं कभी भी कोर्स ज्वाइन करिए, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएगा। तो वीडियो और पीडीएफ आप कभी भी 24 घंटे देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सारा कंप्लीट पैकेज जो है हमारा एप्लीकेशन जो है अजय साहू ऑनलाइन क्लास प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड करिए। यहाँ पे डेमो देखिए, अच्छा लगता है तो आप कभी भी कहीं से भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ग्रामीण विकास की जो संक्षिप्त योजना है, जिसमें से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार हो गया, इंदिरा आवास हो गया, आम आदमी बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, इसके अलावा भी अन्य योजनाएं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, जिन्होंने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा, है ना। तो इन सारी योजनाओं के बारे में आज हम एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो एडीओ 2017 में आया था। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन है, मतलब किसके पास अपील किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी मैंने क्लास में बताया था मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। ये 2017 में आया था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत जो आवेदक होता है उसकी जो आयु है कितनी से कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने से कितने मध्य के बीच आयु होना चाहिए अगर कोई आवेदन करता है तो ये भी 2017 में आया था। देखिए आवेदक की आयु होना चाहिए 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक, मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है, ये पूछा गया है। और ये एडीओ 2017 में क्वेश्चन आया था। अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट तो सही है। गृह निर्माण लागत को 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 लाख तक कर दिया गया। इसको स्किप करके मैं आपको आगे बताता हूँ। मैदानी क्षेत्र में गृह निर्माण के लिए जो लागत राशि मतलब वित्तीय सहायता दिया जाता है वो 70,000 है, ये सही है। और पहाड़ी क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती थी वो 75,000 थी, तो ये दोनों पॉइंट भी सही है। ये जो पॉइंट है गृह निर्माण लागत के लिए, देखिए गृह निर्माण लागत के लिए पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 और मैदानी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में 75,000, ठीक हाँ, और मैदानी क्षेत्र में 70,000 मिलता था। लेकिन अब क्या किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में इस राशि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वैसे तो इंदिरा आवास योजना का है ही नहीं, और प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ाया भी गया है तो मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1,20 और 1,30 है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जितना भी व्यय होता है उसमें केंद्र का कितना परसेंटेज होता है, राज्य का कितना परसेंट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो रेशियो होता है वो 60:40, मतलब 60% खर्चा राज्य केंद्र सरकार करता है और 40% खर्चा जो है राज्य सरकार करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जो राज्य का हिस्सा वो 40% है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एडीओ 2017 में आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि अलग से प्रदान की जाती है। तो शौचालय निर्माण के लिए 12,000 राशि अलग से प्रदान की जाती है। देखिए तो सामान्य क्षेत्र में आपका 1,20,000 रुपये तो आवास निर्माण के लिए मिल जाता है, 12,000 शौचालय के निर्माण के लिए मिल जाता है, और इसके साथ साथ 90 दिन मनरेगा अभिसरण के अंतर्गत काम मिलता है आवास निर्माण के लिए। तो अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 1.47 लाख रुपए प्रति हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिल जाता है सामान्य क्षेत्र में। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 1.58, क्योंकि यहाँ पे 90 की जगह 95 दिन मिलता है और यहाँ पे 1.2 की जगह 1.3 मतलब 1,30,000 मिलता है। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों में क्या मापदंड निर्धारित किया गया है। तो नक्सली जिलों में क्या मापदंड है, एडीओ 2017 में आया था। नक्सली जिलों के लिए ये मापदंड है कि कम से कम 100 लोगों का अगर बसाहट है, किसी गांव या किसी कस्बे में 100 लोग रहते हैं और वो एरिया नक्सली एरिया में आता है, तो जो गांव की सड़क है उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है। तो मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया था और अच्छे से बार बार आपको रिपीट करके बताया था कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत कम से कम एक तरफ नाली बनाना आवश्यक है। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपको ये याद रखने की सड़क बनाया जाना चाहिए, इसमें दोनों तरफ जो है सड़क के बगल में खरंजा और यहाँ पे नाली। अगर दोनों तरफ नाली के लिए जगह नहीं होगा तो कम से कम एक तरफ नाली बनाया जाना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उसके बाद अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत के केंद्र राज्य के भाग का अनुपात कितना है। ये 2017 में आया था। इसको और सरल शब्द में समझाऊँ तो केंद्र और राज्य का जो व्यय अनुपात है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितना था, है ना। तो 2017 में क्वेश्चन आया था। तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए जो व्यय अनुपात था वो 75 और 25 था, मतलब 75% केंद्र सरकार का, 25% राज्य सरकार का। हालांकि ये भी जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है बाद में इसका नाम भी चेंज हो गया, उसके बाद इसका परसेंटेज भी चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया, ये 60-40 हो गया, है ना। आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आते जाएगा। इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि से प्रारंभ किया गया है। तो इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 23 अप्रैल 2011 से शुरू किया गया। ये 2012 में आया था क्वेश्चन। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता क्या है, ये भी 12 में आया था क्वेश्चन। आम आदमी बीमा योजना किसको मिल सकता है ये पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवार को नहीं मिल सकता, गरीबी रेखा के नीचे परिवार को नहीं मिलेगा, लेकिन गरीबी रेखा में क्या है, कुछ ज़मीन अगर उसके पास है तो नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में भूमिहीन परिवार के लिए, जिसके पास भूमि बिल्कुल भी नहीं रहता, जिसको ग्रामीण भूमिहीन में काउंट किया जाता है। तो आम आदमी बीमा योजना जो है ग्रामीण भूमिहीन परिवार लोगों के लिए है। इसमें क्या करता है, सरकार प्रति सदस्य के तौर पे 200 रुपया जमा करता है ना। बीमा के तौर पर प्रीमियम जो राशि 200 रुपये जमा करता है। इसमें से केंद्र सरकार 100 रुपया प्रतिवर्ष जमा करता है और राज्य सरकार 100 रुपया। तो इसमें जो केंद्र और राज्य का जो अंशदान है वो 50:50 है ना। 50% दोनों व्यय करते हैं। अगला है, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार का अंशदान कितना है। तो राज्य सरकार का अंशदान देखिए इंदिरा आवास में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 75% केंद्र सरकार का होता है और 25% राज्य सरकार। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से जाना जाता है। तो इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहान के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। NRLM जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको NRLM को छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जाना जाता है। 2012 में क्वेश्चन आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। ग्रामीण विकास की जो योजना में है उसमें क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं, रोजगार देना भी उद्देश्य हो सकता है, अधोसंरचना का निर्माण भी हो सकता है, गरीबी उन्मूलन भी हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है 1, 2, 3, 4, मतलब सभी उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुआ। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था। स्वरोजगार से आप समझ सकते हैं इसका उद्देश्य। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य था गरीबी दूर करना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना। और किन के लिए लाया गया था, BPL परिवारों के लिए। और उद्देश्य में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि प्रति स्वरोजगारी, मतलब जिसको इस योजना के तहत लाभ मिलता है उसको स्वरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो प्रति स्वरोजगारी 2000 रुपये कम से कम एक महीने में कमाए, उसका इनकम 2000 रुपये प्रति मंथ हो, ऐसा इस योजना का उद्देश्य था। तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारी बातें, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इससे पूर्व
चल रही कितनी योजनाओं का विलय करके लाया गया था। तो इसको भी मैंने क्लास में अच्छे से समझाया था। टोटल इससे पहले 6 योजनाएं चल रही थी, है ना। इसमें टोटल 6 योजनाओं को इकट्ठा करके, मतलब 6 योजना का विलय करके एक योजना लाया गया जिसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पात्रता के संदर्भ में क्या सही है, देखते हैं। कम से कम 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, सही है। सिंचाई कार्य हेतु ये जो 10 मिनिमम है उसमें छूट दिया जाता है। सिंचाई कार्य हेतु अगर कोई समूह बनता है या दिव्यांगों का समूह बनता है तो ये जो 10 है उसको कम करके 5 कर दिया जाता है। तो 5 व्यक्तियों का समूह सिंचाई और दिव्यांगों का अगर समूह है तो पात्र होते हैं, तो ये भी सही हो जाता है। समूह गठन में देखिए टोटल समूह बनता है तो क्या होता है, जैसे कई क्षेत्र में BPL, वैसे तो इस टारगेट ये है कि सभी BPL हों, लेकिन अगर कुछ क्षेत्र में BPL परिवार की संख्या कम है, कुछ APL हैं, तो उनको भी लिया जा सकता है। लेकिन एक कैटेगरी के हिसाब से आप ये याद रखते हैं कि कम से कम 80% परिवार BPL कैटेगरी के होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात कितना है। तो कई बार पढ़ चुके हैं, 75 और 25। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है। देखिए स्वर्ण जयंती और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका एक साथ इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यही जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसको फिर से अपडेट करके नाम चेंज करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तौर पे इसको बनाया गया, और इसमें जो व्यय अनुपात था 75-25 उसको कम करके 60-40 किया गया। मतलब केंद्र का जो 75% हिस्सा था वो 60% रह गया। तो ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जितनी भी योजनाओं में, अगर आपको मान लो कन्फ्यूज़न पैदा हो गया तो ज़्यादातर योजनाओं का अगर आप गेस भी करेंगे तो 60:40 रहता है ना। ज़्यादातर योजनाओं में हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन हर को पढ़ना प्रैक्टिस करना याद रहेगा। कब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए संपूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान लागू किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो 1 अप्रैल 2013 में लागू किया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देश में 1 अप्रैल 2011 को लागू हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आए तो 1 अप्रैल 2013 आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंदिरा आवास योजना कब आरंभ हुआ। तो इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी 1996 को आरंभ हुआ। कब? 1 जनवरी 1996 को, और ये फिर बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट हो गया। इंदिरा आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित अभी योजनाएं जितने भी हम पढ़ रहे हैं, अगर आप सिंपली डाउट भी आएगा गेस भी करोगे तो याद रखना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ये सारी योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंदिरा आवास योजना क्या है। केंद्र प्रवर्तित योजना है, राज्य प्रवर्तित योजना है, या फिर क्या है, मतलब ये योजना किसके द्वारा लाया गया। तो आप याद रखेंगे ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा आवास योजना के लिए निम्न में पात्र व्यक्ति कौन है। देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के BPL व्यक्ति पात्र होते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी की अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी पात्र होता है। मुक्त बंधुआ मजदूर वर्ग के लोग हैं ये भी पात्र होता है। तो उपरोक्त सभी ये सब जो हैं पात्र हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में नवीन आवास निर्माण हेतु कितने राशि देने का प्रावधान है। तो सामान्य क्षेत्र में याद रखेंगे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 70,000 रुपये दिया जाता था। ये बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना जब बना तो इसकी राशि बढ़ा दी गई, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा और इस तरीके से आप कंफ्यूज भी होंगे। नाम में याद रखेंगे, योजना के नाम के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है। इंदिरा आवास लिखा हुआ है तो 70 और 75 याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा रहेगा तो 1,20,000 1,30,000 ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 70,000 रुपये नवीन आवास निर्माण हेतु दिया जाता था, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर बदल कर सामान्य की जगह यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र रहेगा तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको याद रखना है 75,000 रुपये। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण के साथ साथ स्वच्छ शौचालय बनाया जाना, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर टाइप हो गया। इनके साथ साथ क्या बनाया जाना अनिवार्य है ना। तो ये तो आप यहीं से गेस कर लोगे। स्वच्छ शौचालय के साथ साथ धुआं रहित रसोई, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित रसोई ये दोनों बनाना अनिवार्य है। मनरेगा अभिसरण
के तहत हितग्राही को आवास निर्माण हेतु सामान्य क्षेत्र में तथा पहाड़ी क्षेत्र में क्रमशः कितने दिन की मजदूरी प्राप्त होती है। देखिए मनरेगा अभिसरण में क्या किया गया, इस योजना के तहत, मनरेगा योजना के तहत ये क्या कर दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया या फिर इंदिरा आवास योजना हो गया, इसके तहत कोई भी हितग्राही आवास निर्माण करता है तो उसको खुद के आवास बनाने के लिए भी मजदूरी मिलेगा, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र में वो 95 दिन के लिए मिलता है और सामान्य क्षेत्र में 90 दिन के लिए मिलता है। तो क्रमशः सामान्य क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में कितने दिन की मजदूरी प्राप्त हो जाती है, सामान्य क्षेत्र में 90 दिन की मजदूरी प्राप्त होती है और आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 95 दिन की मजदूरी प्राप्त होती है। किस वर्ष से आवास निर्माण हेतु मनरेगा कन्वर्जेंस, ये जो मनरेगा अभिसरण है, मतलब मनरेगा के तहत आवास निर्माण के लिए जो मजदूरी दिया जाता है वो कब से चालू किया गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 2015-16 से ये चालू किया गया, ये आप याद रखेंगे। कब से इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया मनरेगा अभिसरण का जो डेट है 15-16, उससे अभी गेस कर सकते हैं 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित है इंदिरा आवास योजना की जगह। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के हिसाब से देखा जाता है, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, जियो टैगिंग के माध्यम से किया जाता है। तो ये सारे जो है तरीके हैं जिनके द्वारा पहचान किया जाता है। तो टेक्निकली उपरोक्त सभी जो है इसका सही जवाब आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का अनुपात क्या है। तो केंद्र और राज्य का अनुपात है 60 और 40। इंदिरा में ये था 75-25, प्रधानमंत्री में चेंज करके इसको 60-40 कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 25 वर्ग मीटर से बढ़ाकर कितना वर्ग मीटर कर दिया गया। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनता था, जो जगह था प्लिंथ लेवल का, वो 20 वर्ग फुट था, है ना। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बढ़ाकर 20 की जगह 25 कर दिया गया। तो इसका सही जवाब डी 25 रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में सहायता राशि को 70,000 से बढ़ाकर कितना किया गया, 70,000 से बढ़ाकर 1,20,000 किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ये जो राशि है पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 से बढ़ाकर कितना किया गया, ऐसा आएगा। तो 75,000 से बढ़ाकर पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 किया गया। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक तरफ इंदिरा लिख लेना, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना लिख लेना। इसमें सामान्य क्षेत्र में 70,000, पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 भवन निर्माण के लिए दिया जाता था। तो इसमें सामान्य क्षेत्र में अब 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए 1,30,000 दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अगर हितग्राही चाहे तो कितने रुपए तक का ऋण ले सकता है। हितग्राही चाहे तो 70,000 रुपये तक का ऋण ले सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो राशि है वो कितने किस्तों में दी जाती है, तो 3 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, पहले किस्त में 40% पैसा मिलता है, दूसरे किस्त में फिर से 40% पैसा मिलता है और तीसरे किस्त में बाकी का बचा 20% पैसा मिलता है। तो 3 किस्त में पैसे का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु, जिसमें कि शौचालय निर्माण को जोड़कर मनरेगा अभिसरण के राशि को जोड़कर सबको जोड़कर कुल कितने पैसे का भुगतान किया जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सामान्यतः भवन निर्माण के लिए 1,20,000, लेकिन शौचालय के लिए फिर से 12,000, मनरेगा अभिसरण का 90 दिन का फिर और काम जोड़ लो। तो इस तरीके से सामान्य क्षेत्र में 1.47 लाख, कहीं कहीं पे 1.48 भी लिखा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में यही डेटा लिया गया है। तो ये डेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ अगर इकोनॉमिक सर्वे खोल के देखेंगे तो 1.47 ही आपको दिखेगा। अगर ऑप्शन में 1.47 ना रहे, 1.48 रहे, तब आप जाके भले ले सकते हैं, लेकिन अगर ये रहेगा तो आप इसी को ले लीजिएगा। इसी तरीके से ये जो चीज़ है सामान्य क्षेत्र में था, पहाड़ी क्षेत्र में पूछा जाए तो 1.58 आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास निर्माण हेतु क्या क्या प्रावधान है। तो आवास निर्माण के लिए देखो कम से कम एक कमरा होना चाहिए जो पक्की छत से ढली हुई होना चाहिए ना। तो एक कमरा पक्की छत वाली होना चाहिए। मकान का निर्माण कंक्रीट स्लैब से किया जाना चाहिए और आवास में
धुआं रहित रसोई की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय का निर्माण कराया जाना चाहिए। ये सारे प्रावधान हैं, उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक कुल कितने आवास का निर्माण पूरा किया जा चुका है? तो इस योजना के तहत अब तक अगर आप छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से बात करें तो 8,21,325 आवास निर्माण पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रथम चरण के भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्या स्थान रहा है? तो छत्तीसगढ़ 91% के साथ इसमें पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए पहला स्थान इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखेंगे। बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? हाल ही में भी बजट आया, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है इसमें 800 करोड़ का प्रावधान है। आम आदमी बीमा योजना कब से शुरू है? आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से चालू है। आम आदमी बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? आम आदमी बीमा योजना का शुभारंभ शिमला से किया गया। आम आदमी बीमा योजना के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आम आदमी बीमा योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ? छत्तीसगढ़ में लागू हुआ 1 फरवरी 2009 से। आम आदमी बीमा योजना के लिए सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? सेम है, सदस्य की आयु 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक होना चाहिए। आम आदमी बीमा योजना की जो प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि है वो कितनी है? 200 रुपये। और 200 रुपये में आपको याद रखना है कि 100 रुपये केंद्र सरकार देता है, 100 रुपये राज्य सरकार देता है, और जो हितग्राही ये बिल्कुल इसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब इसके लिए निःशुल्क ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, केंद्र और राज्य का अंश आम आदमी बीमा योजना के लिए कितना हो जाता है? 50-50, 50% केंद्र सरकार पैसा लगाता है और 50% राज्य सरकार पैसा लगाता है, और हितग्राहियों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं रहता। आम आदमी बीमा योजना के व्यय में केंद्र और राज्य का अनुपात अभी जस्ट मैंने आपको बताया 50-50। आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की सामान्य मृत्यु अगर हो जाती है तो सदस्य को इस बीमा योजना के तहत कितनी राशि देना पड़ता है? तो सामान्य मृत्यु के संदर्भ में याद रखेंगे 30,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। लेकिन अगर मृत्यु दुर्घटना के कारण होता है या फिर दुर्घटना में स्थायी विकलांगता का वो शिकार हो जाता है, तब कितना राशि आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाता है? तब इसमें आपको याद रखेंगे कि 75,000 रुपये मिलता है अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है या स्थायी विकलांगता हो जाता है। लेकिन दुर्घटना में मृत्यु नहीं होता, स्थायी विकलांगता की जगह आप इसको अस्थायी विकलांगता कर लेना है ना, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगर मृत्यु नहीं होता, दुर्घटना में अस्थायी विकलांगता होता है, तो उस केस में कितना पैसा मिलता है? इसका 50%, 37,500 रुपये। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने परिवारों का बीमा कराया जा चुका है? 3,61,073। अटल खेतिहर मजदूर योजना कब से शुरू किया गया? 25 दिसंबर 2013। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये नाम भी है और 25 दिसंबर उनका बर्थडे है ना। तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन 2013 में अटल खेतिहर मजदूर योजना शुरू किया गया। अटल खेतिहर बीमा योजना किसके लिए लाया गया? ऐसे किसान जो सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। सीमांत किसानों की श्रेणी मतलब जिसके पास एक हेक्टेयर से मतलब लगभग 2.47 एकड़ से कम भूमि अगर रहता है तो सीमांत किसान के अंतर्गत आता है, तो उनके लिए अटल खेतिहर बीमा योजना लाया गया। अटल खेतिहर बीमा योजना के अंतर्गत कितने लोगों का बीमा अब तक कराया गया? तो 13,54,000 लोगों का बीमा अब तक कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया? ये 25 दिसंबर, सेम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे आप याद रखेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का मान के चलो कि सबसे अच्छी योजना है, सबसे सक्सेसफुल योजना है। इसी योजना के कारण पूरे देश में गाँवों को जोड़ा जा सका पक्की सड़कों से। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण के लिए कितने जनसंख्या वाले गांव या फिर बसाहट का प्रावधान है? तो एक साथ इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, इसमें कैटेगरी है सड़क बनाने का, कहीं भी सड़क नहीं बना सकते।
सामान्य क्षेत्र में 500 या उससे अधिक की आबादी वाला कोई गांव या बसाहट है तो वहाँ पे सड़क बनाया जाएगा। अगर वो सामान्य ना होकर आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी क्षेत्र में थोड़े कम लोग रहते हैं, ये करके इससे कम कर दिया, 250 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र को चुना जाता है सड़क बनाने के लिए। उसके बाद में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, है ना। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया तो ये जो बसाहट का जो जनसंख्या और कम किया गया, 100 से 249 से लगभग इतनी जनसंख्या के लोग अगर रहते हैं तो वहाँ पे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सड़क बनाने का काम किया जाएगा। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण के लिए प्राथमिकता का जो क्रम है वो क्या है, मतलब पहले कौन से जगह सड़क बनाया जाएगा, जो क्रम है वो कैसे चुना जाएगा। तो क्रम इस तरीके से है कि 1000 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र को पहला ध्यान दिया जाएगा, अगर आदिवासी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र तो 500 से अधिक। उसके बाद 500 से अधिक आबादी वाला क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा, अगर आदिवासी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र तो यहाँ पे भी इसका आधा हो जाएगा 250। उसके बाद सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन का कार्य किया जाएगा, उसके बाद सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन का कार्य किया जाएगा। तो ये क्रम है, इसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्य होता है। तो 1, 2, 3, 4 का सही जवाब होगा और इसको एक बार थोड़ा सा याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 मतलब इसका जो तीसरा चरण है अभी जो वर्तमान में चल रहा है, इसका अवधि क्या है। देखिए 2019 से चालू हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसका जो टारगेट है 1,25,000 किलोमीटर का सड़क बनाना और ये 2019 में चालू किया गया। अब ये कितने साल के लिए चालू किया गया है, 5 साल के लिए। तो 2019-20 से लेकर 24-25 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा फेज है, तीसरा चरण है वो चलेगा, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण है वो कब चालू किया गया, 2019 में। और इस तीसरे चरण में कितने किलोमीटर के सड़क बनाने का प्रावधान है, 1,25,000। इसका दूसरा चरण के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 2013 में इसका दूसरा चरण चालू किया गया था, लगभग 50,000 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य का जो व्यय अनुपात है वो कितना है, तो केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात है 60-40, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार का व्यय अनुपात। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। तो अभी हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग अब तक 30,038 किलोमीटर लंबाई के 7,631 सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बन चुका है। छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, तो छत्तीसगढ़ के बजट में अभी 1,675 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना कब शुरू की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना जो है छत्तीसगढ़ में 23 अप्रैल 2011 से शुरू है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में सड़क निर्माण के प्रावधान के संबंध में क्या सत्य है, तो सामान्य क्षेत्र में 500 से कम। देखिए अगर हम वहाँ पे पढ़ रहे थे आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो वहाँ पे 500 से अधिक लिखा हुआ था। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाने का मेन उद्देश्य ही वही था कि जो एरिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कवर नहीं होता उस एरिया का सड़क जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाया जाए, है ना। तो उसी उद्देश्य से लाया गया। तो यहाँ पे ये जो कम शब्द है वो याद रखना। सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी वाला गांव, आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाला गांव। तो ये विकल्प ए और बी दोनों सही है, इसका सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत अब तक कितने लंबी सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे के अगर आप PDF देखेंगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर। 1591 सड़कों में 4,580 किलोमीटर लंबाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक में भी हम हैं, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन करिए। और इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में भी अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।